अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इससे पहले हमने पुली के कुछ केसेस किए थे, टेंशन को पढ़ा था पिछले लेक्चर में, और चैप्टर नंबर जो है ये हमारा 4 चल रहा है, मोशन एंड फोर्स फिज़िक्स का। तो चलिए चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। मोमेंटम की डेफिनेशन को पढ़ के इसको समझने की कोशिश करते हैं। डेफिनेशन के मुताबिक मोमेंटम जो है वो ये है कि द टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन अ बॉडी विच इज़ एक्चुअली द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी इज़ कॉल्ड मोमेंटम। द टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन की टोटल क्वांटिटी जो कोई बॉडी कंटेन करती है जब वो मूव कर रही होती है, तो मोशन की टोटल क्वांटिटी जो होती है वो मोमेंटम कहलाता है। या फिर सिंपली मास को जब हम वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास जो चीज़ आती है वो मोमेंटम कहलाती है। मतलब ये कि मास, चूँकि कोई बॉडी अगर मूव कर रही है तो उसका मास भी जो है वो मूव कर रहा होता है, और मास जो होता है वो भी साथ ही होता है। तो मास और जो वेलोसिटी है उसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करवाते हैं आपस में, तो जो चीज़ हमारे पास आती है वो मोमेंटम कहलाता है। फार्मूला जो है इसको जो हम लोग डिनोट करते हैं, जो इसका सिंबल है वो पी है, कैपिटल पी से इसको हम लोग डिनोट करते हैं मोमेंटम को। और डेफिनेशन के मुताबिक जो इसका फार्मूला बनेगा वो बनेगा P इज इक्वल्स टू M क्रॉस या M मल्टीप्लाई बाय V, P इज इक्वल्स टू MV। आइए इसका फार्मूला है। अब फार्मूले को देखें तो जो मोमेंटम है इसका, मोमेंटम का और मास और वेलोसिटी का आपस में क्या रिलेशन दिखने को मिल रहा है हमें। मास और वेलोसिटी जो है वो डायरेक्ट रिलेशन में है मोमेंटम के साथ, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन को जो है हम लोग सीधा सामने लिखते हैं, और अगर इन्वर्स रिलेशन हो तो वो 1/, की फॉर्म में आता है। मतलब कि ये क्वांटिटी और 1/, की फॉर्म में आया हुआ है, तो इस क्वांटिटी का और इस क्वांटिटी का जो है आपस में इन्वर्स रिलेशन होगा। लेकिन यहाँ पे इन दोनों का या इन मोमेंटम का मास और वेलोसिटी दोनों के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब ये है कि अगर किसी चीज़ का मास ज़्यादा है तो उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। मतलब मास को इंक्रीज़ करेंगे तो मोमेंटम भी इंक्रीज़ होगा उस चीज़ का, या अगर वेलोसिटी को इंक्रीज़ करेंगे तो जो मोमेंटम है वो इंक्रीज़ होगा, या अगर दोनों को, मास और वेलोसिटी दोनों को इंक्रीज़ करेंगे तो मोमेंटम और ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा एक साथ करने में भी। इसकी कुछ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं इसको, कि मास को इंक्रीज़ करने से क्या होगा, मोमेंटम पे क्या फ़र्क पड़ेगा, और वेलोसिटी को अगर इंक्रीज़ करें तो क्या फ़र्क पड़ेगा। मतलब फॉर एग्जांपल एक ट्रक या ट्रेन जिसका मास काफ़ी हैवी होता है, बहुत ज़्यादा मास होता है उसका, लेकिन अगर हम उसको कम स्पीड में भी चलाएं, कम वेलोसिटी से भी चलाएं, ज़्यादा वेलोसिटी से चलाएंगे तो जाहिर सी बात है वो ज़्यादा जो है उसके अंदर मोमेंटम प्रोड्यूस होगा। लेकिन अगर कम वेलोसिटी से भी अगर उसको मूव करवाएं तो जो उसका मोमेंटम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब उसको कोई रोक नहीं सकता, उसको रोकने के लिए बहुत बड़ी जो है फोर्स जो है हमें चाहिए होती है। मास उसका बहुत ज़्यादा है ट्रक का, और वेलोसिटी काफ़ी कम है, और वो अगर मूव कर रहा है तो उसका मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा आएगा, और उसको रोकने के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी ताकत जो है वो हमें लगानी पड़ती है उसको रोकने के लिए, भले उसकी वेलोसिटी कम हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम होता है, मोमेंटम होता है यहाँ पे जो कि बढ़ के, या वो जो वैल्यू आती है वो मास को वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आती है, और वो मोमेंटम कहलाता है। इसी तरह अगर कम मास की और ज़्यादा वेलोसिटी की एग्जांपल लें तो बुलेट है। बुलेट का मास कितना होता है? कुछ ग्राम्स के अंदर होता है, मतलब बहुत कम होता है, 50 ग्राम या इस तरह की बुलेट होती है। लेकिन उसकी वेलोसिटी कितनी होती है? वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा वेलोसिटी के साथ वो मूव करती है, तो उसको रोकने के लिए भी बहुत ज़्यादा फोर्स जो है वो चाहिए होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो इसका मास जो है वो कम था, तो क्या चीज़ थी ऐसी जिसने इसकी, मतलब इसको इतना ज़्यादा मोमेंटम इसका ज़्यादा इतना बढ़ा दिया, वो इसकी वेलोसिटी थी। मतलब ये कि पहले वाले केस में मास ज़्यादा था और वेलोसिटी कम थी, तब भी मोमेंटम की वैल्यू ज़्यादा आ रही थी, और यहाँ पे
दूसरी वाली एग्जांपल के अंदर वेलोसिटी जो थी वो ज़्यादा थी और जो मास था वो काफ़ी कम था, तब भी मोमेंटम की जो वैल्यू थी वो काफ़ी ज़्यादा आ रही थी। तो मोमेंटम जो है वो डायरेक्ट रिलेशन में है दोनों के साथ। फार्मूला इसका हमने पढ़ लिया, P=mv, और इसकी जो यूनिट बनेगी, अब चूँकि मास की यूनिट kg है और वेलोसिटी की जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है, तो इसकी जो यूनिट बनेगी वो बनेगी kg × मीटर पर सेकंड। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी के ज़रिए से ये जो मास है, ये जो मोमेंटम है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। अब बढ़ते हैं इसके लॉ की तरफ, जो कि है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब अगर इसके लॉ के टाइटल को पढ़ा जाए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये जो लफ्ज़ कंजर्वेशन है ये कंजर्व से निकला है, और कंजर्व का मतलब होता है कि महफूज रखना, ये महफूज रहना। तो टाइटल से कुछ हमें ये पता लगता है कि ये जो लॉ है ये मोमेंटम के महफूज रहने के ऊपर होगा। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को कुछ इस तरह से हम लोग डिफ़ाइन करते हैं। इसके लॉ की स्टेटमेंट के ऊपर बाद में जाएंगे, इससे पहले कुछ कंसिडरेशन है वो पढ़ लेते हैं। कंसिडर टू स्फेरिकल बॉडीज़ ए एंड बी, दो स्फेरिकल बॉडीज़ हैं ए और बी, उनको कंसिडर करो। मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटीज़ v1 एंड v2 इन सेम फेज़, ए की लाइन के अंदर सेम फेज़ के अंदर दो बॉडीज़ हैं ए एंड बी। बॉडी ए की वेलोसिटी u1 है, बॉडी बी की वेलोसिटी u2, वो ए की सेम लाइन के अंदर या सेम फेज़ के अंदर मूव कर रही हैं, सच डैट u1 इज़ ग्रेटर देन u2। अच्छा, यहाँ पे जो इनकी वेलोसिटीज़ हैं इनिशियल, उनको हमने u से डिनोट किया है, u1 से और u2 से। दो बॉडीज़ हैं ए और बी, उनकी जो वेलोसिटीज़ हैं वो u1 है और u2 है इनिशियली, शुरुआत में। और किस तरह से कि जो बॉडी ए है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है और बॉडी बी की जो वेलोसिटी है वो कम है, मतलब u1 इज़ ग्रेटर देन u2। अब चूँकि बॉडी बी जो है वो आगे की तरफ मूव कर रही है और बॉडी ए जो है उसके पीछे पीछे चल रही है, और बॉडी ए की वेलोसिटी ज़्यादा है, तो कुछ टाइम बाद इन दोनों के दरमियान आपस में कोलिजन होगा, टकराव होगा, सेम लाइन के अंदर अगर ये मूव कर रही है तो। आफ्टर सर्टेन टाइम t, a collision will occur between the two bodies resulting change in their velocities। और जब इन दोनों के दरमियान आपस में collision होगा, टकराव होगा, तो इनकी जो velocities है उनके अंदर चेंज आएगा। मतलब ये कि बॉडी ए मूव कर रही थी और बॉडी बी भी मूव कर रही थी। बॉडी ए की वेलोसिटी ज़्यादा थी तो ये आपस में टकराई, और टकराने के बाद इनकी वेलोसिटीज़ के अंदर चेंज आएगा। नाउ v1 and v2 will the final velocities for body A and B। अब कोलिजन के बाद जो उनकी वेलोसिटीज़ हैं वो v1 और v2 हो गई। सबसे पहले जो उनकी इनिशियल वेलोसिटीज़ थी उन्हें हमने u1 और u2 से रिप्रेजेंट किया था, जो कि कोलिजन से पहले थी, और इस तरह से थी कि u1 जो थी वो ग्रेटर थी u2 से, और ये जो दोनों थी सेम लाइन के अंदर मूव कर रही थी। कुछ देर बाद इनके अंदर टकराव हुआ, कोलिजन हुआ, और कोलिजन के बाद उनकी जो वेलोसिटीज़ थी वो चेंज हो गई, और उनकी जो वेलोसिटीज़ चेंज हुई उन्हें हमने नाम दिया v1 और v2 का। v1 बॉडी ए के लिए और v2 बॉडी बी के लिए। तो ये कुछ समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें आपको। अब इसके लॉ की तरफ जाते हैं, लॉ की स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं कि स्टेटमेंट या लॉ हमें क्या बताता है। लॉ हमें ये बताता है कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज़ इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और ये हमें क्या बता रहा है कि किसी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, आइसोलेटेड सिस्टम मतलब कि वो एक्सटर्नल चीज़ों से आइसोलेट हो, मतलब एक्सटर्नल चीज़ों से अफेक्ट ना करती हो। आइडियल सिस्टम भी इसको हम लोग कहते हैं कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। टोटल मोमेंटम का मतलब कि जो बॉडी ए का मोमेंटम था और बॉडी बी का मोमेंटम था कोलिजन से पहले, उन दोनों को अगर ऐड करें तो वो टोटल मोमेंटम कहलाएगा बिफोर कोलिजन, इज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, या फिर द फाइनल टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद क्योंकि उन दोनों की वेलोसिटीज़ के अंदर चेंज आया तो जाहिर सी बात है मोमेंटम में भी चेंज आया होगा। तो मोमेंटम के चेंज आने के बावजूद
अगर हम बॉडी ए का मोमेंटम कोलिजन के बाद कैलकुलेट करें और उसको ऐड करें बॉडी बी के मोमेंटम के साथ, तो टोटल मोमेंटम जो फाइनल मोमेंटम आएगा कोलिजन के बाद, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। लॉ हमें ये बताता है। तो ये था इसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मैथमेटिकली अगर इसको देखें तो ये इस तरह से है कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ बी इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम ऑफ ए प्लस फाइनल मोमेंटम ऑफ बी। और अगर इनकी वैल्यूज़ डाल के हम लोग इसको पढ़ें तो ये इस तरह से कहलाएगा कि m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। क्यों? क्योंकि जो बॉडी ए का मोमेंटम निकलेगा वो कैसे निकलेगा, उसके मास और उसकी वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कराने पे, जो इनिशियल था। तो इनिशियली जो वेलोसिटी थी तो वो u1 थी, तो m1 इंटू u1 ये हमें देगा मोमेंटम ऑफ ए बिफोर कोलिजन इनिशियली। इसी तरह बी के लिए भी है कि m2 इंटू u2 जो है इनिशियल मोमेंटम देगा बी के लिए। फिर इक्वल टू के बाद फाइनल मोमेंटम किस तरह से निकालेंगे कि जो उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई उसको मल्टीप्लाई कराएंगे मास के साथ बॉडी ए की, यानी कि m1v1। इनको मल्टीप्लाई कराने पे हमें जो मोमेंटम मिलेगा वो फाइनल मोमेंटम मिलेगा बॉडी ए का, और प्लस इसी तरह बी के लिए m2 को मल्टीप्लाई कराएंगे उसकी वेलोसिटी के साथ, जो कि v2 हो जाएगी कोलिजन के बाद, हमें देगा मोमेंटम ऑफ b। तो टोटल मोमेंटम इधर का और टोटल मोमेंटम इधर का, ये दोनों कंजर्व रहेंगे, आपस में इक्वल रहेंगे। और इसमें कोई समझने की बात तो मुझे कोई लगती नहीं है। मतलब ये एक बेसिक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि लेट करो कि मैंने एक शरबत बनाया हुआ है, एक शरबत बनाया जो कि मास और वेलोसिटी को मिला के आपस में बनाया। रूह अफ़ज़ा समझ लो, मास और वेलोसिटी को मिला के मैंने एक रूह अफ़ज़ा बना लिया, ये शरबत बना लिया, और उस शरबत को 2 गिलासों के अंदर डाल दिया। एक गिलास का नाम ए है और एक गिलास का नाम बी है। गिलास ए के अंदर मैंने जो है थोड़ा सा ज़्यादा शरबत डाल दिया और गिलास बी के अंदर जो है वो थोड़ा सा कम डाल दिया। कोलिजन को इस तरह से समझें कि हमने उन गिलासेस के अंदर से जो शरबत है वो एक्सचेंज किया, मतलब ए का थोड़ा सा बी के अंदर डाल दिया और बी का जो है वो ए के अंदर डाल दिया, एक्सचेंज किया हमने उस शरबत को। तो अब एक्सचेंज करने के बाद या कोलिजन के बाद अगर हम वो दोनों गिलासेस जग के अंदर वापसी डालें तो क्या वो ओरिजिनल क्वांटिटी होगी या नहीं होगी? मतलब जो शरबत की टोटल क्वांटिटी है वो उतनी रहेगी, भले वो कोलिजन या एक्सचेंज करने से पहले हो या एक्सचेंज करने के बाद हो। तो ये मोमेंटम भी उसी तरह से है। कोलिजन में क्या होता है कि जब 2 बॉडीज़ आपस में टकराती हैं उसमें क्या होता है कि वो मोमेंटम को सिर्फ एक्सचेंज करती हैं, मोमेंटम एक्सचेंज होते हैं, लेकिन टोटल मोमेंटम जो होता है वो हमेशा इक्वल रहता है। तो ये लॉ हमें यही बता रहा था कि जो टोटल मोमेंटम है बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले यानी कि मोमेंटम के एक्सचेंज होने से पहले, और मोमेंटम के एक्सचेंज होने के बाद यानी कि कोलिजन के बाद हमेशा सेम रहेगा। तो ये लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और आज के लिए इतना ही। अब इस चैप्टर का जो है एक ही टॉपिक रह गया जो कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का है। फ्रिक्शन की टाइप्स हैं और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस और मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, ये अगले लेक्चर में जो है करने की कोशिश करेंगे, और वो इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर होगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।